दो चीजों को हम कवर करते करते गए। हमने फर्स्ट पर्सपेक्टिव ब्रिटिश की साइड से देखा कि उन्होंने क्या किया। हमने बात भी किया कि उन्होंने आर्मी में चेंजेस लाए, उन्होंने सिविल सर्विसेज में चेंजेस लाए, एग्रीकल्चर में ऐसा हुआ, इंडस्ट्री के साथ ऐसा हुआ, फैमिन में ऐसा हुआ, वगैरह वगैरह। एक पूरा लेक्चर उसमें चला गया था कि ब्रिटिश ने एग्जैक्टली उनकी साइड से क्या सही गलत किया। फिर जो अगला दिन था वो हमने इंडियंस को दिया, और इंडियंस को लेकर हमारी ये बात होने लगी। उसमें कॉन्सेप्ट का यूज किया था हमने न्यू इंडिया का, है ना। और एक उसी के साथ साथ धीरे धीरे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगा था। हमने उसकी भी बात की थी कि ये भी नया आ गया, वो भी नया आ गया, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन वगैरह वगैरह लेकर हमारी गाड़ी पहुंच गई। आज का जो लेक्चर है उसमें आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं इतना स्मूथ फ्लो क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि लेक्चर में ना कुछ फैक्चुअल चीजें ज्यादा आएंगी एक पॉइंट के बाद। तो आज का प्लान ये है कि ये सब आगे बढ़ते जा रहा था, तो मुझे कैसे भी 1885 में हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना है। बट ये जो मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड बात कर रहा है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में। मतलब क्या बोर्ड पर बात है सर? बात यह है कि 1860s में लंदन में एक एसोसिएशन बनाकर तैयार हो गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हमने पूछा भाई साहब आप क्या करते हो गेम में? ठीक है, सारे लोगों का अल्टीमेटली सारांश वही होगा, इंडिया के हित में कोई बात और ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई बात। तो हमने इनसे पूछा आप क्या करोगे? तो ये भी बोले कि इंडिया की तारीफ, ब्रिटेन की बुराई। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाले भाई साहब आप क्या करेंगे? सेम। पुणे सार्वजनिक सभा वाले आप क्या करेंगे? मद्रास महाजन सभा वाले आप क्या करेंगे? इंडियन सोसाइटी आप क्या करेंगे? इंडियन लीग आप क्या करेंगे? इंडियन एसोसिएशन आप क्या करेंगे? ब्रह्मो समाज आप क्या करेंगे? भाई अल्टीमेटली सबके सब ब्रिटेन की बुराई और हिंदुस्तान की तारीफ का ही कोई ना कोई काम करने वाले हैं। पर ना हर एक का कोर अलग है और हर किसी का नेता अलग है। तो हमको वो कोर और नेता समझना देखना पड़ेगा। उस दौरान जो मेरा मन है वो ये है कि मैं नेता लोगों का एक वर्चुअल सा इमेज बनाकर तैयार करूं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लेकर अगर बात करता हूं तो द मैन हु वाज रिस्पेक्टेड बाय मेनी, दादा भाई नावरोजी को लेकर करता हूं। बहुत सारे कैरेक्टर्स है हिस्ट्री में, मतलब एक साल का नहीं, एक छोटा सा पल खाली ले लूं ना समझाने के लिए, तो कम से कम पूरे इंडिया से 50 लोगों की बात करनी पड़ेगी, एंड दैट्स practically not feasible. So the idea is to at least introduce and talk about those leaders जो more often than not बुक में टकराते हैं, या फिर जो एग्जाम में काम के, या फिर सर कहीं बाहर बात हो तो इनके बारे में जानकारी सर होनी चाहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम यूपीएससी भी नहीं कर रहे हैं क्या। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि which all whom all to talk about, so I've chosen a few. Talking about दादा भाई नावरोजी। हमने पूछा कि हाँ, तो इन्होंने कहा कि मैं एक पारसी आदमी हूं, लंदन में ही बेस्ड हूं, लंदन में रहने के बाद मुझे इस बात का आइडिया है कि इंडिया में स्थिति बहुत खराब है। हमने कहा आपको कैसे पता? तो इन्होंने कहा कि आई एम अ रिच मैन, आई हैव स्टडीड इन लंदन, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैंने इंडिया वेयर? ही सेज आई स्टे इन बॉम्बे, आई एम अ पारसी, सो आई अंडरस्टैंड द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एज वेल। तो हमने कहा दादा भाई आपको क्या दुख है, मतलब आप किस बेसिस पे लड़ोगे? तो इन्होंने कहा कि मुझे ना जो अभी इनिशियली इनको सबसे खराब लगेगा वो लगेगा वेल्थ ड्रेन का कॉन्सेप्ट। हमने कहा वेल्थ ड्रेन मतलब? बोले इंडिया से जितना भी पैसा है उसका विदेश जाना को वेल्थ ड्रेन कहते हैं। तो मैंने बोला क्या क्या दुख हो गया है, क्या दिक्कत है?
कैश, रॉ मटेरियल, हर बात का कॉम्पनसेशन, सिविल सर्वेंट्स की सैलरी, उनका पेंशन, और कोई भी एक्स्ट्रा इंडिया के मतलब विदेशी लोग या ब्रिटिश फॉर दैट मैटर और वर्ल्ड में कहीं पर भी सैनिक ले जाके वॉर लड़ते हैं और कोई भी टाइप का एक्सपेंस होता है तो हर चीज का पैसा तो इंडिया वाले ही भर रहे हैं सर। तो मैंने कहा अच्छा आप आगे जाकर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश बनेंगे क्या? तो बोला हाँ, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश बनूंगा। अपने बारे में और बताइए। बाय 1885 जब कांग्रेस फॉर्म होगा, he is going to be the cementing material of the Congress. Nobody in the Congress is going to talk anything against दादा भाई नौरोजी। आगे जाने वाले टाइम में ये अभी तो मैं इनकी 1860-70 में बात कर रहा हूं, 1905-6 तक इनका वर्चस्व रहेगा। इनका एक पेट नेम भी आगे जाकर पड़ेगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ये धीरे धीरे चलने का इनका 30-40 साल और बूढ़े हो जाएंगे तब चलेंगे, लोग इनके पास आएंगे। इंडिया में दो अच्छे अच्छे लीडर्स के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होगा, सब बोलेंगे दादा भाई बताएंगे। एक ऐसा क्रूशियल जंक्शन आने वाला है जब इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंसी संभालने वाला कोई नहीं है, तब बुढ़ापे में दादा भाई को बनाया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा कि जब दादा भाई वहां के प्रेसिडेंट बनेंगे तो कोई नानुकुर नहीं करेगा। ये जितना बॉम्बे साइड का यंग ब्रिगेड गेम में तैयार होने वाला है ना, ये सब दादा भाई की देन है। दादा भाई अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाएंगे ना, सब लंदन से इंडिया लाकर सब का सब पैसा उस टाइम पीरियड में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में दान कर देंगे, जो आधे से ज्यादा लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है तब। तो इसीलिए इनकी इज्जत बहुत है, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग आदमी है। इन्हीं के साथ एक बंदे का नाम ले रहा हूं जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे एक बंदा है रोमेश चंद्र दत्त करके, वो ना है, वो बंगाल के दत्त है। तो 1901 में उनका इसी वेल्थ ड्रेन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हमने रोमेश से पूछा कि साहब आप कैसे? बोले दादा भाई बिल्कुल सही कहते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी है 1901 में, द इकोनॉमिक वेल्थ ड्रेन ऑफ इंडिया ऐसे करके। तो हमने पूछा आपकी तारीफ? तो बोले सर रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज। आधी इज्जत तो वहीं बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कोई सर्विस में है या कोई रिटायर्ड है इस वजह से उनको इज्जत दे रहे हैं। उस टाइम पीरियड में किसी का सर्विस में होना और वापस से इंडियन होना और उसके बाद सर्विस रिटायर होने के बाद वापस से इंडिया को लीड करना, कि ऐसा नहीं कि रिटायर होने के बाद मैं ब्रिटिश साइड से खेलूंगा, मैं इंडिया की साइड से ही बैटिंग करने वाला हूं, वो इज्जत। और उसके बाद आगे जाकर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग आरसी दत्त की उस बुक को कोट करेंगे जिसमें वो वेल्थ ड्रेन की बात करते हैं इंडिया से, और आरसी दत्त हमेशा ये बात कहते हैं कि इसका जो लीडर है वो दादा भाई नौरोजी रहेंगे हमारे गेम में। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, दादा भाई नौरोजी, और उसी के काउंटर में वेल्थ ड्रेन में आरसी दत्त नाम के कैरेक्टर को अपन ने इंट्रोड्यूस किया। सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पे चलते हैं। 3 नाम मेंशन कर रहा हूं मैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ऐसा है, फिरोज शाह मेहता को लेकर बात करते हैं। हमने पहले तो इनसे पूछा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वगैरह क्या है। तो इन्होंने कहा कि सर वो एक्चुअली में आपने क्लास में पढ़ा है क्या बॉम्बे प्रेसिडेंसी? मैंने कहा अरे बिल्कुल, इतना बड़ा पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। तो सर सुनना, तो सर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी चलाते हैं ना, तो प्रेसिडेंसी कौन चलाते हैं? गवर्नर्स। तो आपने और मैंने ये बात किया था क्या 1857 और 1861 में कि अब से सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर अलग होगा और प्रेसिडेंसीज का कानून प्रेसिडेंसीज में अलग बनेगा? तो आप अग्री करते हैं क्या कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कानून बॉम्बे के गवर्नर और उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले बनाएंगे? तो बॉम्बे के हित में बनाना चाहिए ना। तो बॉम्बे के हित में नहीं बनाएंगे तो फिर कौन है जो साथ देगा इस गेम का? फिरोज शाह मेहता उस गेम के लीडर पाए जाते हैं। ब्राइट मैन, रिच मैन, लर्नड। 1861 में पुलिस एक्ट में फिरोज शाह मेहता का गेम बहुत हाई था। 1883 में फिर से पुलिस एक्ट के रिफॉर्म में इनका बहुत हाई था। तो मैंने इनसे पूछा आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या अचीव किया है? इन्होंने बोला ऐसा है सर, मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर रह चुका हूं।
उस टाइम पीरियड में तो वैसे भी इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होने के वादे थे। टोटल मिला के भी देख लेंगे तो कैसे मेंबर बनेगा कोई? एक या दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे घुस पाते। उस टाइम पीरियड फिरोज शाह मेहता इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। ज्यादातर ब्रिटिश का उस वक्त क्या मानना होता था, हम उन्हीं लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बनाएंगे ना जो हमारे हो। तो उस टाइम पीरियड में इनके मेरिट से इनको मेंबर बनाना, और उसके बाद मेंबर बनने के बाद और मेंबर से छोड़ देने के बाद इनका उसी कानून के तहत ब्रिटिश से काउंटर करना। हमने इनसे पूछा आप किसका साथ देंगे, बोला अभी बनेगा ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप देखना मेरी तरफ से मैं साथ दूंगा। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि मेहता साहब इंडिया की साइड से अच्छा खेलेंगे। ये ना एक अपना बंदा भी तैयार करेंगे, 35-40 year old guy at that point of time. That guy stays in Pune. उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। उनको ये तैयार करेंगे, और गोपाल कृष्ण गोखले भी एक बंदे को तैयार करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का ये मानना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ही उनके गुरु हैं। तो अगर फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं और वो गांधी जी के, तो अपना रिस्पेक्ट इनको देना बनता है। जैसे आगे जाकर बदरुद्दीन केटी तेलांग को लेकर मेरे पास कुछ खास समझाने बोलने को नहीं है। बदरुद्दीन तैयब जी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। जैसे 1885 में जब कांग्रेस बन के तैयार होगा ना, तो गोल्डन रूल होंगे कांग्रेस के। क्या रूल होंगे सर? हर साल कांग्रेस की एक एनुअल सेशन होगा, और एनुअल सेशन दिसंबर के महीने में ही होगा। और रूल ये होगा कि अगर सेशन यहां बॉम्बे में हो रहा है तो प्रेसिडेंट बॉम्बे का नहीं होगा, प्रेसिडेंट बॉम्बे के बाहर का ही होगा। अगर कलकत्ता में हो रहा है तो प्रेसिडेंट कलकत्ता का नहीं होगा, बाहर का होगा, ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ी इक्वालिटी पे आए। बदरुद्दीन तैयब जी आई थिंक 1887 या 1888, मतलब 2 या 3 साल के अंदर अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट बनेंगे। उस टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना मतलब वो सोल बंदा है जो उस वक्त भारत को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कि हमको कोई ब्रिटिश तक बात पता नहीं है, तो अगर वो प्रेसिडेंट बोले ना आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि थोड़ी देर में मैं ये सब को कंज्यूम कर दूंगा एक के ही अंदर, सब एक मिला के एक हो जाएंगे 1885 में, और सबको रिप्रेजेंट करेगा कांग्रेस। और जब कांग्रेस रिप्रेजेंट करेगा तो जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा, स्वाभाविक सी बात है वर्चुअल लेवल पर ब्रिटिश से बात करने के लिए इंडिया को वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस टाइम पीरियड में, तो वैसी इज्जत इनको देंगे। फिर पूना सार्वजनिक सभा, फाउंडर महादेव गोविंद राणाडे। इनको प्यार से लोग जस्टिस राणाडे करके भी बुलाते हैं। जस्टिस का मतलब ही यही है कि ये लॉयर जज रह चुके हैं। राणाडे साहब क्योंकि जज रह चुके हैं, तो कानूनी लेवल पर चीजों की पकड़ इनकी बहुत मजबूत थी। कि ब्रिटिश अगर कोई भी कानून उस वक्त लेकर आता था, जैसे हम लोग थोड़े ही देर में 1885 के कांग्रेस बना देने के बाद 1891 का एक्ट लेकर आएंगे, तो 1891 के एक्ट में जितनी भी अंग्रेजी लिखी है, ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेचर दिस दैट विद ब्रिटिश, उसको समझेगा कौन? राणाडे साहब। एडुकेशन को इंपार्ट करना, लोगों को समझाना, ये सब इनका मजबूत रहेगा। इनके जो सबसे 2 टॉप खिलाड़ी मिलेंगे इधर, इनको एक मिलेंगे गोखले साहब और एक मिलेगा बाल गंगाधर तिलक। ऐसा है, इन दोनों का छोटा छोटा कैरेक्टर स्केचिंग करते हैं। ऐसा किताब कहता है, इंटरनेट पे भी लिखा है, इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। कारण भी अपने अपने सही थे। जैसे टॉकिंग अबाउट हिम फर्स्ट, ऐसा बोलते कि ओरेटर मतलब होता है जो बहुत उम्दा बोलता है। उसके ये मास्टर थे। 1900, 1901, 2 इस टाइम पीरियड में गोपाल कृष्ण गोखले हिंदुस्तान से विदेश जाते थे, और विदेश के पार्लियामेंट में वहां के पार्लियामेंटेरियंस के बीच में खड़े होकर हिंदुस्तान का मत रखते थे ना, तो जिस स्टाइल से वो बात करके उस काम को अंजाम देते थे, उसमें उन्होंने इंटरनेशनली बहुत इज्जत पाई है। प्लस लोग उनको सुनते थे और उनकी बात समझते थे। ओरेटरशिप के साथ ज्ञान का होना थोड़ा कंपलसरी टाइप का है, नहीं तो बिना ज्ञान के कोई आदमी बोलता है तो काफी कम लोग सुनना पसंद करते हैं। तो इनका वो वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था। ऑलवेज बाय द बुक, ऑलवेज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कभी झगड़ा करने का नहीं,
सुनने का पूरा प्रोसीजर, इनकी एक न्यूज़पेपर भी चलता था, न्यूज़पेपर का नाम भी था सुधारक। तो ये सुधारक को चलाते थे और हमेशा यही कोशिश करते थे कि ब्रिटिश को ये बात समझाई जाए कि साहब आपको जाना पड़ेगा। आगे जाकर जब मैंने नहीं बोला दादा भाई नावरोजी, एक खाली बात पुट कर रहा हूं, 1905 में ना कांग्रेस की स्थिति काफी खराब होने लग गई थी, आपस में झगड़ा हो गया था। तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट में गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था कि गोखले साहब आप लीड करो तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। गोखले साहब से संभला नहीं संभला, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी तब। तब 1906 में प्रेसिडेंट दादा भाई नावरोजी को बनाया गया। तब बात संभलने को लेकर बात आई और 1907 में आईएनसी का एनुअल सेशन कांग्रेस का सूरत में हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में टूट गया था। तो ये दो क्रूशियल ईयर्स के वक्त इन्होंने इस बात को रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर बोलते हैं कि विदेश में रहते महात्मा गांधी भी हिंदुस्तान में रहते गोखले की बात को समझते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को हिंदुस्तान आने के लिए आमंत्रित किया था। 1900 उतना अच्छे से याद नहीं है शायद, पर 1910-11 की यह बात है कि अगर ऐसा कुछ है और आपको हिंदुस्तान आकर काम करने की इच्छा है तो आप हिंदुस्तान आ सकते। किताबें ये भी कहती है कि गांधी जी उस बात को मानते और समझते थे। यह गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के एग्जैक्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में है लोकमान्य तिलक। वैसे तो इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। फायर ब्रांड लीडर है, मास फॉलोअर है। मतलब इनकी जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये थी कि इन्होंने अगर बोल दिया ना कि मैं ये कर रहा हूं, तो कानून के साथ हो, कानून के खिलाफ हो या कोई भी चीज हो, वो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखते थे, ये देश के हित में है, मैं नहीं समझता क्या सही और क्या गलत है, मैं तो इस काम को करूंगा। लोगों में इनकी मान्यता ज्यादा होना, इनके कुछ इंसिडेंसेस है जिसकी मैं बात करूंगा। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसीलिए पढ़ाई लिखाई उन सब में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उस दौरान कानून को अंदर से तोड़ना, बाहर से तोड़ना, वो सब चीजों की कला इनमें थी। थोड़ा हॉट टेम्पर, थोड़ा हथियार साइड के खिलाड़ी। तो इसीलिए गोखले साहब बोलते थे कि मैन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो तिलक साहब का ये कहना होता होगा, जस्ट अज्यूमिंग, कि एक बार स्वॉर्ड उठाकर देखिए ना, उसमें भी अपना भार है। तो ये उस साइड से गेम खेलते थे। दो तीन जगह पर जो बहुत नाम कमाया इन्होंने, वो प्लेग पूना में आया था तब कमाया था। उसके अलावा प्लेग पूना में आया था तब कमाया था। उसके अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उसके वक्त ये कमाएंगे। जब बंगाल का विभाजन होगा तब ये नाम कमाएंगे। 6 साल के लिए इनको कैसे भी करके हिंदुस्तान से बर्मा भेज देंगे, ऐसा लगेगा हिंदुस्तान शांत हो गया है। ये शांत होने वाली प्रजाति नहीं है। ये तब नाम कमाएंगे। इनको कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा, वही कांग्रेस जिसको ये अपना सब कुछ समझते थे। बट इनका जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है वो थोड़ा वायलेंट साइड पे जाता है, तो इसीलिए वहां पर इनको चैलेंज आता था। फिर ये कांग्रेस से जुड़ेंगे। बहुत बुढ़ापे वाले टाइम पीरियड में भी गांधी जी का काफी रिस्पेक्ट पाएंगे, क्योंकि तिलक 1914 विल बी बैक इन इंडिया 6-7 years के हाइटस के बाद। So when he come back to India, Gandhi ji will also come back to India at the same time. Tilak is going to be an old man then. Gandhi ji comparatively young. Gandhi ji थोड़ा अहिंसा साइड के खिलाड़ी है, तिलक a little less on that side. तो थोड़ा मतभेद चलेगा, पर मतभेद है, मनभेद नहीं है। They are both on the same side technically. तिलक का नाम ही लोकमान्य इसीलिए है, लोगों में इनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए वो पॉपुलर लीडर कैटेगरी में आते हैं। और बाकी ये सारे जो हैं ये पॉपुलर लीडर कैटेगरी में नहीं आते। अरे बचपन में तुमने किताबों में पढ़ा होगा लाल बाल पाल, तो लाल बाल और पाल में यही बाल है। हाँ, दैट guy with bringing extremism to the country. So this is about Pune सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद राणा डे। देयर इज समबडी बाय द नेम ऑफ जीजी आगरकर ऑल्सो, पर सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक,
एंड देन ब्रह्मो समाज को लेकर हमारी बात हो चुकी है। ब्रह्मो समाज जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने 3 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया था आपके साथ। एक एक द फाउंडर राजा राम मोहन 1828, फिर उसके बाद बेटन संभाला था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और उसके बाद बेटन संभाला था 1860s केशव चंद्र सेन ने। तब तक 1880s 1890s आते आते अच्छे नंबर ऑफ पीपल बंगाल में ब्रह्मो समाज को, एक्चुअली ऑल इंडिया ही रिप्रेजेंट किया करते थे। लोग समझते थे राजा राम मोहन रॉय अगर उनका 1830s में उनका स्वर्गवास है, तो अगर 1890s तक की बात करूं तब तक उनका वर्चस्व और तब तक उनका इमेज जो है वो इस गेम में बहुत चल रहा था। और प्लस ब्रह्मो समाज को लेकर भी हमने पढ़ा है, जिसमें ये वाली चर्चा थी कि व्हाट गुड फॉर द कंट्री को लेकर बहुत सारी बातें की थी। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑर्गेनाइजेशन इधर बहुत चलता था। इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इंडियन एसोसिएशन को लेकर बात करूं तो वन ऑफ माय फेवरेट्स सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनकी बहुत चर्चा नहीं होती है, बट बंगाल के बेताज बादशाह हैं ये इस टाइम पीरियड में कम से कम। जैसे इंडियन लीग, इंडियन सोसाइटी में कुछ लोगों की बात करूंगा, शिशिर कुमार घोष या प्रोबेबली आनंद मोहन बोस या ये जितने भी लोग हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बोल दिया ना तो बोल दिया। इनकी तारीफ में सर ऐसा है, सिविल सर्विसेज छोड़ा, फिर ये डिसाइड किया कि इस काम को अंजाम देंगे। बंगाल का कोई कानून नहीं है जो इन्होंने तोड़ा नहीं, ऐसा हुआ नहीं कि ये जेल कभी गए नहीं। मास फॉलोइंग हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ती चली गई। ही वॉज समबडी जिन्होंने ये बोला था कि अगर इतनी एनर्जी पूरे इंडिया में हर जगह लोगों को देखने मिल रही है, तो क्यों ना ये सारी की सारी एनर्जी को एक छाते के नीचे लाकर एक एसोसिएशन को तैयार किया जाए। थोड़ा बहुत मेरा मेमोरी ये कह रहा है, जैसे 1883 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाकर तैयार किया था। उस टाइम पीरियड में फायर ब्रांड लीडर हुआ करते थे। ऐसा था 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग में ये आ नहीं पाए थे, क्योंकि ये जिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उसका भी मीटिंग उसी वक्त चल रहा था। तो लोगों को लगा कि भाई ये सही नहीं होना चाहिए। जब 1905 में मैं आपको कुछ इवेंट्स होंगे, जिस इवेंट्स में सबसे ज्यादा इफेक्टेड बंगाल होगा, सिंगल डे में 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोगों को अकेले भाषण के बेसिस पर टाउन हॉल में तैयार कर लेते थे। मतलब अगर कभी भी मूवमेंट वगैरह कराने की नौबत आए ना, तो कोई बोल सकता है सर करे, आज बोलते तो कल सुबह रेडी। ऐसा वेरी लर्नड गाय, सॉफ्ट, विजनरी। लोग बोलते हैं 1910-12 के बाद, क्योंकि ना ये काफी जी गए, तो 1910-12 के बाद इंडिया में, क्योंकि लोकमान्य तिलक जैसे लोग जो थोड़े गरम दल नरम दल हिंदी में पढ़ते, उनके साथ इनकी धीरे धीरे बनना थोड़ी सी कम होने लगी थी कि यार ये कौन सा तरीका है सरकार से बात करने का, ऐसा। बट तब उस 5-7 साल में वही चल रहा था, तो सुरेंद्र बैनर्जी हैड टू टेक अ बैक सीट। तो धीरे धीरे ही वेंट इनटू ओब्लिवियन, उतना वर्चस्व नहीं रह पाया। बट 1880 से 1905 बंगाल मतलब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। हमारी टेक्स्ट बुक्स इनको बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाती है उस टाइम पीरियड में, बट अगर ध्यान से अब कभी भी पढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि 1890s में स्वामी विवेकानंद भी है, बट स्वामी विवेकानंद का जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइड का है, और इनका जो है ये आजादी साइड का है, राइट। उसी टाइम पीरियड में और भी कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे मैंने आपसे कहा आनंद मोहन बोस, शिशिर घोष, एंड अगेन इंडियन सोसाइटी बाय आनंद मोहन बोस। आगे कैरेक्टर स्केचिंग में उतनी जरूरत नहीं पड़ती उनकी। और उसके अलावा जैसे मद्रास चलेंगे अगर, तो 3 बंदे हैं। एक जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू न्यूज़पेपर, साउथ का सबसे फायर ब्रांड लीडर। ब्रिटिश भी उतना ही इज्जत देते थे इनको जितना कि इंडियंस इन जनरल। ये सारी जगह अगर कनेक्ट हो जाए ना, तो इसमें अगर पूरे साउथ को एक साथ खींच के कनेक्ट करना है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने अगर जस्ट सेइंग कि अगर इस जगह पर दादा भाई, उधर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी
और नीचे जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन तीनों ने बोल दिया ना कल सुबह कर लेते हैं, 10 लाख लोग लगेंगे, डन करो। तो 10 लाख, मतलब इनका स्ट्रेंथ उतना मजबूत था, इनका फैन फॉलोइंग इतना हाई था उस टाइम पीरियड में, ऐसा। तो एक ये है, एक वीर राघवाचारी करके हैं, इन्हीं के मित्र हैं, और एक आनंद चार्लू करके हैं। ये 3 लीडर्स इस टाइम पीरियड में साउथ को बहुत अच्छा चलाते और संभालते थे। और लीडर्स के बारे में बात हो सकता है, नॉट दैट दे डिड लेस फॉर इंडिया, बट द थिंग इज हमको आगे बढ़ना हमारी मजबूरी का हिस्सा है। फिर स्टोरी स्टोरी हमने जब ब्रिटिश को लेकर बात किया, ये बात समझ में आ गई है। जब हमने इंडियंस और न्यू इंडिया को लेकर बात किया तो हमने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाकर खड़ा किया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसके साथ साथ आज हमने सारे वो वाले बनाकर तैयार किए जो बिफोर आईएनसी हुआ करते थे। सो बोर्ड पे बेसिकली तुमको ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इज टेक्निकली यूनाइटेड, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट प्रॉपरली यूनाइटेड। द थिंग इज ये सारे के सारे तो राज्यों में से उभरे हैं ना, सब प्रिंसली स्टेट है ना, कोई प्रेसिडेंसी का हिस्सा है ना, कोई किसी चीज का हिस्सा है ना, कौन जानता है कि इंडिया जैसा कुछ है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाने का सर इतना बड़ा रीजन क्या है? गाइस, दैट्स द फर्स्ट एवर एसोसिएशन दैट इज बीइंग मेड इन इंडिया टेक्निकली बाय द बुक, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को। नहीं तो वहां पर जो ब्रह्मो समाज है, इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन लीग है, इंडियन सोसाइटी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, मद्रास है, ईस्ट, ये सब तो रीजनल है। इंडिया किधर है? इसीलिए अगर मेरे को बोर्ड पे लिखने की नौबत आती है तो मैं फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी के साथ इस गेम को तैयार करता हूं। फिर तो इसके बाद हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाकर तैयार करना पड़ेगा। जैसे कुछ ऑब्वियस ही चीजें हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर हमको पढ़ना पड़ता है। एक, जैसे इसके कुछ फैक्ट्स वो मैं आपको बता दूंगा। एक, ये लोग क्या स्टेप्स लेने वाले हैं वो मैं आपसे बात कर लूंगा। स्टेप्स के सॉरी, सबसे पहले तो एम की बात करनी चाहिए कि इनका एम क्या है, फिर हम बात करते हैं कि इनका स्टेप्स क्या है, स्टेप्स के बाद बात करते हैं कि इनका इवैल्यूएशन क्या है। हमने कहा ठीक है भाई, अपनी बात रखो, सुनते जाना। इन्होंने बोला सर जैसे कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, सारे लोग एक साथ एक एसोसिएशन के अंदर आते। रूल्स, हम हर साल दिसंबर के महीने में मिलेंगे। हर साल जब भी दिसंबर के महीने में मिलेंगे तो जिस शहर में मिलेंगे हमारा प्रेसिडेंट उसके विपरीत जगह का ही होगा। हम जब भी उधर सारे लोग मिलकर कोई भी चीज पास करेंगे वो हम साल भर इंप्लीमेंट करेंगे। साल भर के दौरान हमसे कोई भी चीज सही या गलत हो गई तो हम अगले साल वापस से उसका डिस्कशन करेंगे। हमारी संस्था का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा वो होगा विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द लॉ। कानून उल्लंघन करने की हमारी तरफ से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा फैक्चुअल एस्पेक्ट समझ आ गया, बताओ कहां पर मिल रहे हो? तो सुनना ध्यान से। इन्होंने बोला कि सर दिसंबर, हर साल जनरली दिसंबर के महीने में मिलने की बात थी। सो दिसंबर 1885 बॉम्बे। तो हमने कहा कि अगर आप बॉम्बे में मिल रहे हैं इस साल दिसंबर में तो फिर आपका प्रेसिडेंट? तो बोले वो बंगाली है, WC बैनर्जी। ऑफिशियली किताब ये कहता है कि AO ह्यूम is said to be the founder of the Indian National Congress. बोर्ड पे दिख के थोड़ा बहुत अंदाजा भी लग रहा होगा that he is not an Indian, but the first president of the Congress is WC बैनर्जी। तो बहुत बार ये चर्चा है, किताब भी इस चीज की बात करता है कि AO ह्यूम फाउंडर क्यों है INC का। दो साइड के पहलू है। ब्रिटिश का ये कहना है कि हमने ही हमारा आदमी बिठाया था ताकि पूरा पता चल सके कि इंडिया में क्या सोच रहे और धीरे धीरे फिर अंदर से इसको खत्म कर सके। इंडियंस का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि
हमने इसको बनाया है, हमने इसीलिए बनाया ताकि आपको कभी ये शक ना हो या कभी आपको ये नहीं लगे कि ये कोई ऐसी एसोसिएशन या पार्टी है जिससे हमको किसी भी प्रकार की तकलीफ दुख हो सकती है। इसीलिए हमने बनाया था। जैसे ब्रिटिश बोलता है कि हम जैसे ये बोलते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व थियरी, कि आपने इसको सेफ्टी के लिए बनाया। हमने बोला हमने कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं चाहिए, जब सब कुछ इतना बर्बाद हो गया तो काहे का सेफ्टी, और इतने एसोसिएशन बन गए, एक और बन जाएगा तो उससे क्या। हमने लाइटनिंग कंडक्टर के लिए बनाया है कि अगर ये होगा तो इसके रास्ते से हम आपके पास जा सकते हैं। एओयू बाय रेज्यूमे इज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, वो बनेंगे, उसके बाद इनका कोई रोल हमको किताब में देखने मिलने नहीं मिलेगा। डब्ल्यू सी बैनर्जी इस काम को लेकर आएंगे। हमने कहा ठीक है। उस साल पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी के एनुअल सेशन में 72 डेलीगेट्स आए थे, 72 लोग। वैसे तो बहुत छोटा नंबर है, बट पहला है, हर किसी को कैसे बोला समझाया जाएगा, तो इसीलिए 72 फॉर अ स्टार्ट वाज अ डिसेंट नंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर प्लान क्या है सर, मतलब एम क्या है सर? 3-4 एम इन्होंने रखे थे। सुनना, पहले इनकी पोजीशन समझना कि ये कहां स्टैंड कर रहे हैं फिलहाल। देख, इनके सामने यहां पर ब्रिटिश है, तो इनकी एकाध डिमांड तो ब्रिटिश से, एम है इनका। और इनके सामने एक ऐसा क्राउड है जिनको इनको 2-3 चीजों से मनाना और समझाना पड़ेगा कि गाइस, हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को भी इस बात का आइडिया नहीं है। हमको रिप्रेजेंट मतलब इन लोगों को पहले कौन रिप्रेजेंट किया करता था? उनके राजा। तो उनके राजा तो इन्होंने देखा था कि वो फलने के बेटे हैं, फलने का दादाजी है, तो वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉर्टेड। आज इनको कोई बोले कि हमने खुद सोचा है कि हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी आदमी पूछेगा ना, भाई साहब आपके पिताजी का क्या नाम था, आपका कौन सा रजवाड़ा है, और उनको बोलेंगे नथिंग लाइक दैट, इट्स एन इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, वी आर द न्यू ब्रांड ऑफ लीडर्स वेयर वी विल बी रिप्रेजेंटिंग एंड। अच्छा, जमीन मिलेगी क्या वापस? ऐसे खुश हो जाओगे तो दान में हमको कुछ दोगे क्या? कांग्रेस को हम क्यों देंगे? तो बोले कि रिप्रेजेंट वाले तो पहले से हमेशा ऐसा ही करते आए हैं कि अगर हमने उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया तो वो, आप क्या अच्छा करेंगे? बोले हम आपको आपका हक दिलाएंगे। ये उसको लगेगा हमको बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इस बारे में। चैलेंज पता है क्या है? एक खेडूत को ये समझाना, फार्मर को, कि मैं तुम्हारा लीडर हूं। एडुकेटेड को समझाना कि मैं तुम्हारा लीडर हूं। औरतों को ये समझाना कि हम आपके लीडर हैं। हिंदू मुसलमान यूनिटी में ये समझाना कि रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन हम आपके लीडर हैं। ये पहला चैलेंज, ये एम है। दूसरा, बताइए हम आपके लिए क्या ठीक कर सकते हैं, आपकी बताइए, आपकी बताइए। हर एक की डिमांड को सुन के उसको कागज पे उतारना, ये लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना। 3, अब आया इधर, इन तक बात रखना, इनको ये मनाना कि हम 72 लोग अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका ये नहीं मानना और फिर भी ये बताना, क्योंकि 72 से ज्यादा लोग तो खाली एक ऑफिस में काम कर रहे हैं ब्रिटिश के, तो वो तो अगले ही दिन सुबह बोल देते 72 बढ़िया, कल 73 लेकर आता हूं। वो भी बोलेंगे कि वो भी इंडिया है, उनको भी एक पार्टी का नाम दे देता, सब ऑफिस में बैठे रहते। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? लेजिटिमेसी कैसे पैदा करोगे आप मेरी बात समझ रहे हैं? कि अगर आप में से कोई भी ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन रहा है और बोले सर आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द, अरे तुम्हारे जैसे 72 रोज रोड पर बैठ के खाली अखबार पढ़ रहे हैं, कल वो भी एक एसोसिएशन बना के आ जाएंगे और क्या बोलेंगे पता है हमको? वी ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया। कम से कम 10-20 हजार तो इंडिया ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। हम तुम्हारी क्यों सुने भाई? इसका मतलब टीम, डिमांड, बात, लिखित रूप से सब कुछ इतना सॉर्टेड होना चाहिए कि ब्रिटिश को इस बात का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है, उसमें टॉप जैसा लग रहा है। बात समझ आ रही है? क्योंकि यार 72 लोग तो वो आके बोले कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी मजाक में ले ही सकता है, मतलब इतनी कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो इनके 3-4 मेन एम थे, कैसे भी करके नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच में
आपसी रिश्ता बनाए ठीक रखना, कैसे भी करके लोगों के बीच में नेशनल यूनिटी का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके ठीक रखना, कैसे भी करके सबकी पॉपुलर डिमांड लेना, समझना कि क्या सही है देश के हित के लिए, उसको लेकर चलना, और चौथा पब्लिक ओपिनियन बना के ठीक से तैयार करना कि भाई ये सब हम कर सकते हैं। जब ये इनका एम पूरा हो जाएगा लोगों को लेकर, तब कोई पूछेगा ना इनसे कैसे करेंगे। एम तो ठीक है, अच्छा है, एम यूपीएससी, ये फास्ट हो जाता है। गेम तो सर स्टेप्स पे आता है ना, व्हाट इज द स्टेप, तो लोग पूछते हैं ना ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर सामने वाला पूछता है ना कैसे, एक और बार बताओ, कितना घंटा, अच्छा, नोट मेकिंग कैसे, आंसर, स्टेप्स में ही तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है ना। एम बताते हो किसका कभी घबराया है, जितने लोग यहाँ बैठे वो जितने मुझसे मिले कभी भी केबिन में आए हैं, छोटा एम लेकर आते तो हम इस चार दीवारी में होते कहाँ। हाँ बताइए कैसे मदद कर सकते। सर आईएएस बनना है, और गेम उसके बाद चालू होता है, कैसे करूंगा सर मैं। लफड़ा एम में नहीं होता, लफड़ा स्टेप्स में होता है, हमसे अच्छा कौन समझेगा। सही है। स्टेप्स में इन्होंने सबसे पहले क्या चुना पता है, इकोनॉमिक क्रिटिक। तो मैंने इनसे पूछा कि इकोनॉमिक क्रिटिक मतलब कि आर्थिक आलोचना करना। एनीबॉडी इन दिस क्लास, फर्स्ट स्टेप ये क्यों सोचा होगा इन्होंने लेने का, फायदा क्या है। इकोनॉमिक क्रिटिक अगर करते हैं ना ब्रिटेन की, तो ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्राउड सब कनेक्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि पीसेंट से लेकर जमींदार से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर पॉलिटिकल से लेकर कोई भी ऐसा आदमी हो, सब इकोनॉमिकली परेशान ही पाए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म तो बस करना चालू करना है। कि अगर एग्जांपल लेता हूं, बिल्डिंग करते कि ये पूरी भीड़ है, ये हिंदुस्तानी लोग है, मैं यहां कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ये देख भी नहीं रहा कि आप मेरी सुनने की नहीं, मेरे को आपको मनाने की इच्छा भी नहीं है, इधर एक ब्रिटिशर खड़ा है, और मैं ना इकोनॉमिक क्रिटिक की बात कर रहा हूं, आपने ऐसा किया, आपने ये कर दिया, आज हिंदुस्तान ऐसे पीछे हो गया आर्थिक रूप से। क्राउड का 90% तो कनेक्ट कर जाएगा इस बात से, और जब 90% कनेक्ट करेगा तो आप मुझे मन में अपना क्या मानने लगेंगे, लीडर, कि सर सही तो बोल रहे हैं, हम सब कोई दिक्कत है, हमारी भीड़ में कोई सुन नहीं रहा, एक आदमी हमारी बात करके अंग्रेजी में सर के सामने रख रहा है, तो कम से कम वही हमारा लीडर है। चार पांच चीजों पर इन्होंने बहुत मस्त मस्त आलोचनाएं की थी। वो अपने समझते भी है दैट इंडिया हैज बिकम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, बिकम अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आप हमारे रेलवे और हमारे प्लांटेशन में हमारे हिसाब से क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हमारे चाय के बागान, कॉफी, रेलवे, इन सब जगहों पर उल्टे टाइप का इन्वेस्टमेंट क्यों चल रहा है। आप हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्यों नहीं देते, उसमें टैरिफ रिडक्शन क्यों नहीं करते, आप स्वदेशी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हिंदुस्तान में इतने ब्रिटिश गुड्स क्यों आने लग गए हैं, बाहर वेल्थ क्यों चला जाता है, लैंड रेवेन्यू का आप इतना ज्यादा पैसा हमसे अवैध रूप से क्यों लेते हैं, आप हमारे वर्कर्स को अच्छा कंडीशन क्यों नहीं देते, आप हमारे वर्कर्स को अच्छा पेमेंट क्यों नहीं देते, आप आर्मी का एक्सपेंडिचर घटा क्यों नहीं देते। इन सब सवालों के जवाब में मैं भी तुमको रिप्रेजेंट करके सामने वाले से बात करूंगा, तो ऑलमोस्ट पूरी भीड़ ही कनेक्ट करने लग जाएगी ना उस बात को। यार ये वाला पैंतरा ना काम कर गया, एवरीबडी स्टार्टेड कनेक्टिंग, बिकॉज हमारी पहले भी बात हुई है, रोटी कपड़ा मकान ये फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी है। अगर ये तीनों फर्स्ट सेकेंड स्टेप में कभी भी ले लिया जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात का आ जाता है कि बाकी सब बाद में देखेंगे, उसमें भी रोटी पहले, क्योंकि भूख पहले खत्म होगी, उसके बाद फिर घर कपड़ा जो भी जिस हिसाब से लेना चाहे लेता है। तो इसीलिए जब फेमीन वेमीन के इतने सारे सिस्टम्स हेल्ड होने लग गए थे, तो ये समझ आने लग गया था कि कैसे भी इकोनॉमिक क्रिटिक करना पड़ेगा। कांग्रेस ने अच्छा मास जुटाया इकोनॉमिक क्रिटिक से। हमने कहा ठीक है, दूसरा कुछ बताइए, तो बोले सर दूसरा प्लान हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का है। हमने कहा इसमें आप क्या करने वाले हैं, तो बोला कि सर आपने क्लास में 1861 पढ़ाया, मैंने कहा पढ़ाया है, 1881 नहीं 91, मैंने कहा यार वो बाकी है, तो बोला कि 1891 में नया संविधान, नया एक्ट आया,
अमेंड होके। तो सर हमको उसमें ना इंडियंस की ना नॉन ऑफिशियल्स में भी जगह चाहिए, हमको ऑफिशियल्स में भी जगह चाहिए, हमको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चाहिए, हमको प्रेसिडेंसीज में भी जो काउंसिल्स है उसमें भी चाहिए, गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी बनना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग भाई अच्छा है अपने देश में कुछ तो लोग हैं जो कानून समझ रहे हैं। दैट्स अ बिग डील फॉर अस। हमने कहा ये बात तो अच्छा लगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, और क्या करेंगे? तो बोले वही सेल्फ गवर्नेंस हमको दे दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिफॉर्म कर दो, हमको राइट टू वोट चाहिए। हिंदुस्तान में औरतों को वोटिंग का राइट क्यों नहीं दे रखा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला, सर आपने अमेरिकन वॉर देखा है? मैंने कहा हाँ सुना है थोड़ा बहुत। अमेरिकन वॉर का बेस क्या था पता है? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हम लोगों को किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला ना काउंसिल्स में या कहीं पर भी, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। और अगर इंडिया वाले टैक्स पे करना बंद कर देंगे ना, मतलब कल सुबह ब्रिटेन लौटेगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, जो आप ले रहे हैं हम भरेंगे, बट हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बजट पे डिस्कशन चाहिए, राइट टू वोट चाहिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट चाहिए, प्रेसिडेंसीज में सीट चाहिए। कोई तो तरीके की बात होनी चाहिए। इतने सारे कानून अमल होते हैं, हमारे लिए अमल होते हैं, हमको उससे कोई दुविधा नहीं है, हम साथ होने चाहिए अमल करते वक्त। ये तो कॉमन मास नहीं समझेगा, बट आखिर पढ़े लिखे कांग्रेस लोग हैं साथ में, तो इनका पर्सनल दायित्व तो है ना कि कॉमन मैन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का समझे कि नहीं समझे, बट हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कम से कम हम तो ब्रिटिश से मांगे। ब्रिटिश वॉज शॉक्ड एज हेल कि यार बात मुद्दे की तो है, क्योंकि जैसे ब्रिटेन में खुद क्या बात होती थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दिस दैट। तो हम बोलते थे आपके में डेमोक्रेसी और हमारे में ऐसा क्यों नहीं, आपका ह्यूमन राइट और हमारा। तब समझ आने लग गया था कि अच्छा इंडिया में लोग ये बात करने लग गए हैं, मांगने लग गए, उससे भी बहुत फायदा हुआ था। एडमिन, प्रशासन, पहला सवाल यही था, सिविल सर्विसेज में हमको क्यों नहीं रखते? तो लेते तो है, 1853 में ओपन तो कर दिया है, तो 1864 में हमारा पहला ही बंदा आया, कोर्स हमारे लायक क्यों नहीं है? एग्जाम देने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो लंदन का को जाने का, उम्र क्यों घटा दी? जितने लोग अभी काम पे आते हैं उन लोगों को पगार जो मिलती है, तो पगार मिलने के बाद ये पगार इंग्लैंड में क्यों मिलती है? इंडिया के पैसे से क्यों पगार देते? ये तो आपके लिए काम करते हैं। पेंशन इंग्लैंड में क्यों मिलती है? ये 1859, 1860 और 1861 में सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी क्यों लेकर आए? 1861 में पुलिस एक्ट क्यों लेकर आए? तो ये समझ आने लग गया कि सिविल सर्विसेज, पुलिस, जुडिशरी, ये जितने भी एडमिन के एस्पेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन आज के दिन में किससे चलता है? सिविल सर्विसेज, पुलिस, जुडिशरी, आर्मी से एडमिन नहीं चलता है। ये तीन मेन है। तो ये तीन में आप जितनी भी अंग्रेजी लेकर आ रहे हैं, ये सब इतना इंडियंस के विरुद्ध क्यों है? राज करना है कि साथ करना है? तो उनको ये समझ तो आ रहा था कि ठीक है कोलोनाइजेशन अपने टॉप फॉर्म पे जा रहा है, पर हम इस बात से खुश थे कि कम से कम इंडिया में 4 लोग ये बात समझते और वो 4 लोग ये बात रख तो पा रहे हैं। हमारे लिए इतना काफी था उस टाइम पीरियड में। फिर हमने पूछा हाँ और बोलिए, तो बोला कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी क्यों नहीं है? और जो खतरनाक 2-4 चीजें, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? स्कूल्स क्यों नहीं खोल के दे रहे? उसके अलावा टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश में कॉलेजेस क्यों नहीं ला रखे? एग्रीकल्चरल बैंक्स क्यों नहीं है? इरिगेशन एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा है? मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं है? हेल्थ फैसिलिटी क्यों नहीं है? लिटन से पूछो अफगानिस्तान वॉर क्यों लड़ा 1878 में, उसके तहत जो इंडिया वालों को नुकसान हुआ और इतने सैनिक मरे उसका जिम्मेदार कौन होगा? डफरिन से पूछो 1885 का बर्मा वॉर क्यों लड़ा, बर्मा वॉर के बाद उसने बर्मा को हिंदुस्तान का मर्ज कर दिया, ऐसा क्यों किया? 1861 का एक्ट लेकर आए तो हमसे पूछे। इतना सारा कोलेट करके ब्रिटिश के सामने इस बात को किसी पार्टी के थ्रू रखना, ब्रिटिश हमको सीरियसली ले रहा हो नहीं ले रहा हो वो बात की बात है, हमको तो सुनने में अच्छा ही लग रहा था कि कोई तो है जो आर्टिकुलेटली इस बात को पुट कर रहा है, बात अच्छा होने लग गया। फिर उसके अलावा जैसे डिफेंस राइट्स,
होता था, स्वाभाविक भी था, कोई भी बात किसी ने रखी तो पहले डंडा मार दिया, झापड़ मार के भेज दिया, भग जाए इधर से करके भेज। तो चर्चा इस बात की हो रही थी कि मतलब राज कर रहे वो तो ठीक है, पहले भी इंडिया पे राज होता था, पर जिन सब्जेक्ट्स पे राज होता है उनका भी अपना राइट होता है, तो हमको हमारी बात रखने का मौका मिलना चाहिए हमको। आप अगर जैसे मेन राइट क्या था, मेन किस चीज पर बात थी, आप अगर कानून बना रहे हैं ना तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप और हम दोनों कानून का अमल करें। और अगर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ना, और आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और हमको कानून के तहत बोल रहे हैं ना, तो वो नहीं चलेगा। उसके एक दो इंसिडेंसेस भी है, आगे पढ़ाना है। जैसे 1896-97 में पुणे में प्लेग आ गया था, तो जो कमिश्नर थे प्लेग के, उनका नाम था रैंड, RAND, और उनके साथ जो उनका नाम था एरेस्ट। सुनते जाना, मैं सब पढ़ा दूंगा। तो ऐसा बात होने लग गया कि उनकी वजह से प्लेग आया, प्लेग में बहुत सारे लोग मर गए। अरे ये वही है 1897 एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उसी के बाद ब्रिटिश ने उस एक्ट को लागू किया था। तो लोकमान्य तिलक रह गए पुणे में, पूरा शहर खाली किया, लोगों को प्लेग से जो मर रहे थे उन लोगों को बचाना करना, ये सब सारी चीजें रही। जब वो प्लेग में उधर रुक गए तो उनको पता चला कि ये प्लेग जो पुणे में आया ये ब्रिटिश की वजह से आया है। 3 भाई थे चापेकर ब्रदर्स, उन लोगों को पता चला, तिलक साहब के फैन थे, मर गए। अब ऐसा बहुत कम होता था कि प्लेग कमिश्नर वगैरह ही मार दिए जाए। मुद्दा इस बात का नहीं था कि मार दिया गया था, डिपोर्टेशन विदाउट ट्रायल हो गया था। डिपोर्ट करना मतलब काला पानी चले गए थे वो, सही है। विदाउट ट्रायल का मतलब क्या होता है, जाओ इनको फांसी की सजा दो, इनको वहां भेज दो। अरे तुमने कानून बनाए हैं, आप मुझे बताओ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास कब बनाए? 1864। हम बात कर रहे हैं 1880s में, तो खुद ही का तो हाई कोर्ट बन रखा है। सुप्रीम कोर्ट तो 100 साल पहले ही आ गया था। CRPC, IPC, CPC 1860, 59, 60, 61 का है। सब कानून तो आपके हिसाब से चल रहे। 1861 का पुलिस एक्ट है, 1881 का, इतने सारे कानून। डिपोर्टेशन विदाउट ट्रायल, जज खुद बैठा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, इक्वालिटी ऑफ लॉ फॉलो। कहां राइट्स है? मारा किसी ने, गलत बात। बिना कानून के जजमेंट कैसे आया? हमारे राइट्स का क्या? ऐसे करते करते ब्रिटिश को ही अपनी बातों में उलझाने का पूरा प्रोसेस शुरू होने लग गया था। डिफिकल्ट तो ब्रिटिश के लिए भी हो ही रहा था, क्योंकि कोई बहुत गहराई से इस बात को समझ रहा था। अब क्या हो रहा था, ये वाला जो न्यू ब्रांड ऑफ लीडर्स है ना, ये सब विदेश भी आया जाया करते थे, विदेशी किताब भी पढ़ते थे, विदेशी लोगों से इनका मिलना जुलना भी था, तो इनको दुनिया की बहुत जानकारी होती थी। 1857 के पहले अपने कैसा था, रानी लक्ष्मी विदेश नहीं गई होगी, उनको मालूम ही नहीं होगा कि व्हाट्स हैपनिंग इन रशिया, ये वो। आई डाउट, आई एम नॉट श्योर। ये वाले जो है ना, इनकी अंग्रेजी और गणित बहुत मजबूत हो गई, किताब विताब पढ़ने का, खुद भी पढ़े लिखे होने का, चीजों को समझने का, मतलब उसी को मैं पर्सनली न्यू इंडिया बोलता हूं। जब इससे पहले जो इंडिया था उसमें वो बाहुबली वाला केस था ना, कि बोल दिया तो बोल दिया, वो तलवार वो जो भी चलता है, राजा ने बोल दिया, चेंज। राजा ने बोल दिया मतलब हमको राजा नहीं पसंद। 1820-30 में क्या होता था, राजा ने बोल दिया, पसंद नहीं पसंद का कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा है, राजा ने बोल दिया वही फरमान है। तो दैट वाज द न्यू इंडिया वेयर नॉट देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ, द प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली डिफरेंट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि पर हमारा जो मेथड, ये मेथड ही थोड़ा आगे क्वेश्चनेबल हो जाएगा। मेथड इज गोइंग टू बी क्लियरली एंड क्लियरली विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द लॉ। हमने पूछा कि वाह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे करेंगे? तो बोला हम मीटिंग करेंगे, हम पिटिशन करेंगे, हम प्रे करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमने कहा वो मानेंगे? तो बोला देखिए सर, हमारा यही प्लान है, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपको समझ आ रहा है बाल गंगाधर तिलक को क्यों प्रॉब्लम होगी? सर से पानी यहां तक आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ना एक बार, ये क्या बोलेंगे? एक बार कनपट्टी पे बंदूक रखो,
और फिर रिक्वेस्ट करना हो तो करो, नहीं करना हो तो धमकाओ, और फिर तुम देखो तुमको क्या मनाना है वो हाँ ही बोलेगा। ये क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट राइट, दिस शुड नॉट हाउ इट शुड बी। तिलक 2 बार मानेंगे तो 2 बार नहीं भी मानेंगे। आखिर उन्हीं कानून के तहत बाल गंगाधर तिलक को 6 साल बर्मा जाना पड़ गया था एग्जाइल में, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा। पिटिशन, मीटिंग, रेजोल्यूशन, स्पीचेस, इनके थ्रू इंडिया में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने लग गए थे, जर्नल्स निकालने लग गए थे। दादा भाई नौरोजी को उसका लीडर बना दिया था। मॉडरेट्स को तो क्लियरली लगता था कि अगर हम ये वाले तरीके से जाते गए ना, आप देखना हिंदुस्तान में क्या बदलाव आएगा। हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा होगा ऐसे प्रकार का बदलाव। ये वो चीजों की चर्चा होने लगी। बहुत ही बढ़िया। मेथड्स के बाद एक जगह रोल ऑफ मासेस की बात है। यार थोड़ा चैलेंज तो आया था, बट नेवरदलेस मैं ले रहा हूं 1885 से 1905 तक का टाइम पीरियड। सही है? देखो 85 से 86 में ज्यादा लोग हुए, 86 से 87, 87 से 88। रोल ऑफ मास हर बीतते साल बढ़ ही रहा है। तो हमने पूछा कि कैसे गिनाऊं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, तो बोले कि एक है नॉर्मल पॉपुलेशन, रोल ऑफ मासेस बढ़ रहा है। चिल्ड्रन, विमेन बीइंग इन्वॉल्व बढ़ रहा है। चिल्ड्रन बीइंग इन्वॉल्व बढ़ रहा है। यूथ बीइंग इन्वॉल्व बढ़ रहा है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बीइंग इन्वॉल्व बढ़ रहा है। और उतना नहीं बढ़ रहा है, अब यार उसमें नहीं जा सकते, आबादी भी ज्यादा है, 20 करोड़ की आबादी है तब। तो 20 करोड़ के हिसाब से अगर 1 लाख लोग ही हुए तो पर 2 तरीका है ना देखने का। ये रहा 20 करोड़, 1 लाख ही हुए, और ये रहा 72, 1 लाख हुए। अपना अपना तरीका है देखने का। हम तो हमेशा, बिकॉज हम इंडियंस है, तो हम हमेशा यही बोलते कि रोल ऑफ मास कंपैरेटिवली हर बीतते साल बढ़ ही रहा है। ऐसे कई कई किताब में लिखते हैं कि जैसे जैसे वैसे भी इंडिया पुअर होता जा रहा था, रोल ऑफ मास बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि नवरे वेले लोग बढ़ेंगे, उनको ये बात कनेक्ट होगी, तो धीरे धीरे सब क्या बोलेंगे, हम भी क्रांतिकारी बनेंगे, हम भी आजादी का हिस्सा बनेंगे। काम होता तो सब जाते। तो क्या है कि ये उसका बेटर पार्ट भी है कि इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से भी नंबर्स में ग्रोथ है, बट ठीक है। नेवरदलेस इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि ये सब तो ठीक है सर, इवैल्यूएशन कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें हमको ब्रिटिश का रिस्पांस बताइए ना, सुनना, क्योंकि 1885 में बना था। सही है? 1885 में हिंदुस्तान का वाइसरॉय डफरिन था। एक बंदा आएगा 1900 में, कर्जन, मतलब आएंगे पहले, मैं तो खाली ऐसे 1900। यार ये दोनों बड़े खतरनाक है, और भी बीच में 1-2 आके जाएंगे। तो डफरिन का तो बहुत ही सही था। डफरिन के ही टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। तो डफरिन को 1-2 साल में पता, क्योंकि देखो 72 लोग मिलकर कोई संगठन बना लेंगे तो ये बात डफरिन साहब तक कोई जाने वाली नहीं है। 20 करोड़ में 72 लोग ने कुछ मिलकर संगठन बना ली, तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। उससे ज्यादा लोग तो मेरे हिसाब से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास एसोसिएशन में हुआ करते थे। तो डफरिन तक जब ये बात पहुंची थी, एकदम मस्त कोटेड फॉर्म में है 1887 में, तो डफरिन ने बोला था कि आईएनसी को तो वैसे समाज सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए, बट आज के दिन में मेरे हिसाब से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। माइनॉरिटी तो है ही, उसमें भी वो खाली माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ समथिंग लाइक अ कांग्रेस दैट हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है भाई। 1900 में कर्जन को पूछा था, तो तब तक कांग्रेस ने 15 साल में अच्छा नाम कमा लिया था। हमेशा होता है, देखो, फैंसी पीपल कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग वन कंपनी, एवरीबडी स्टार्ट्स नोइंग अबाउट दैट कंपनी। जैसे आज के दिन में रतन टाटा साहब होते, और उन्हीं के साथ अंबानी जी मिलके, और नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, ये 4-5 लोग मिलके कंपनी बना लेते ना, कंपनी का नाम सबको मालूम होता है, वो कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कब, वो सब सेकेंडरी है। तो ये सारे लोग मिलके अगर एक छत के नीचे आ गए, तो इसका मतलब 1900, 15 साल हो गए कांग्रेस को, तो वो कंपनी पॉपुलर तो हो ही गई है। कंपनी खेलने भी अच्छा लग गई थी, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें बताई मैंने कंपनी को लेकर। तो कर्जन ने बोला था,
आईएनसी इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, मतलब आईएनसी मरने की कगार पे तो है ही। और मेरी जिंदगी का जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन है जब तक मैं हिंदुस्तान में हूं वो ये है कि मैं इसको एक शांति प्रिय मौत दूं। इस एसोसिएशन का मरना जरूरी है। आगे किताब ये बात भी करता है कि अच्छा है, अगर कोई ये बात कर रहा है कि इस संस्था को मौत देनी है, इसका मतलब संस्था कुछ तो कर ही रहा होगा ना, नहीं तो इंडियन एसोसिएशन को मौत देने की बात कर लेते, इंडियन सोसाइटी को कर लेते, ब्रह्मो समाज को कर लेते, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का कर लेते, मद्रास महाजन सभा का कर लेते। कांग्रेस की बात कर रहे, इसका मतलब फुटेज कुछ है, बहुत ही अजीब तरह की भिड़ंत होगी इस पूरे प्रोसेस में। फिर ये कांग्रेस का मैंने आपको 1885 टू 1905 तक का वो बताया कि क्या इनका प्लान है। अब एक ऐसा पार्ट मुझे बताना है जो पार्ट बहुत ही हैफेजर्ड सा पार्ट है। यू नीड टू गिव मी 4-5 मिनट्स ऑन द बोर्ड फॉर वंस, राइट। बोर्ड पे कुछ चीजें लिखूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आपके पास सामने नोट्स जैसा कुछ होगा, तो बोर्ड पे लिखने से अच्छा मैं उसके बारे में कुछ कुछ पढ़ता जाता हूं, आप मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप क्या करा रहे हो सर, प्लॉट सेट करते हैं ना पहले, कैसा है ये, टिपिकल प्रीलिम्स का कुछ पढ़ा रहा हूं। मतलब ऐसा है, 1885 से लेकर 1905 तक हिंदुस्तान के कोने खुजड़े में किसी ना किसी प्रकार के टिपिकल इवेंट्स हुए, बराबर है। मेरे पास वो डेट्स के हिसाब से तो अलाइंड नहीं है, बट वो इस 20 साल के अंदर का ही लमसम है। कुछ 15-20 आपके पास लिखे होंगे। मेरा प्लान क्या है, मैं कोई भी इवेंट लूं, कोई भी, जैसे आपके में पहला क्या दिया हुआ है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बराबर है। मैं उसके बारे में कुछ बात करूं, फिर मैं अगले पे मूव करूं, फिर अगले पे करते करते तो आप करोगे क्या बेसिकली, यार मैं ना धीरे धीरे करके यहां तक भर दूंगा कि भाई इस 20 साल में कांग्रेस है, और तब भी ऐसे 20-30 इवेंट हुए, तो आखिर कांग्रेस को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मुझे वो बात करनी है कि क्या क्या इवेंट हुए। ये 20 के 20 आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जाकर देखें, कोई ना कोई इवेंट किसी ना किसी साल का एग्जाम में पूछा ही होता है। तो अगर उस दौरान ऐसा हुआ कि किसी इवेंट में कुछ कम लिखा हो या कुछ ज्यादा, तो आप वहां पर उसको थोड़ा और ज्यादा लिख लीजिएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, बराबर। तो मेरे पास भी अच्छा ये वाला है, तो मैं इसी में से भी बात कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, स्टोरी की बात हमारी हुई है। 1878 लॉर्ड लिटन हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने पर, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात भी की थी, हर कोने पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से अखबार लिखे जाने लग गए थे, और हर अखबार का एक ही कोर निकल के आ रहा था कि कैसे भी करके ब्रिटिश के खिलाफ ये बात करनी है। और ब्रिटिश को जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो इस बात को लेकर था कि सामने से अखबार गुजर जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि इसमें लिखा क्या है। लॉर्ड लिटन इस बात से काफी नाराज थे, और इस वजह से, और ना एक एक जैसे सेडिशन समझते,
इंडियन पिनल कोड के तहत पहले, अभी तो वो कोड नहीं रहा, सेक्शन 124A सेडिशन है। सेडिशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का अवैध टाइप से अगर विद्रोह करते हैं तो ना जो ये कागजों में या अखबारों में लिखा जाने लग गया था ना, ये बहुत ही सेडिशियस हुआ करता था। स्वाभाविक सी करना भी, मतलब दैट वाज द प्लान बाय द इंडियंस। तो इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें ये था कि किसी भी हाल में वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा हुआ, सॉरी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपने वाला कोई भी अगर प्रेस होगा तो प्रेस बंद हो जाएगा। स्टोरी में अपनी बात भी हुई थी। अमृता बाजार पत्रिका जो है घोष ब्रदर्स का, वो बंगाली में छपा करता था। अगले दिन उस विद्रोह के एक स्टेप ऊपर जाके उन्होंने उसी अखबार को इंग्लिश मीडियम में लॉन्च कर दिया। लिटन को ये बताने के लिए कि सुन, ऐसा नहीं है कि हम बंगाली में इसलिए लिखते क्योंकि हम तेरे से घबरा रखे हैं। ऐसा है दोस्त, हम इसलिए लिखते क्योंकि पब्लिक समझती है। और अगर तू बोल देता है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये बंद कर देना, तो हम सुबह कल अंग्रेजी में लिखेंगे, हमको तुमसे डर नहीं लगता है। तो ये एक इवेंट था जिसने थोड़ा इंडिया को मोटिवेट भी किया था। वहां पर आपकी किताब में लिखा रखा स्टोरी ऑफ लिटन एंड अमृता बाजार पत्रिका, वहां पर खाली लिख कर छोड़ दीजिए कि लिटन के बाद रिपॉन है। रिपन ने उस एक्ट को रिपील कर दिया था। आई एम सेइंग रिपॉन repealed the act, so it's not going to be there anymore. The second that is being discussed here is reduction in the age of civil services to 19 in 1878 by Lytton, right? हमने बात किया भी था 1859 में मैक्सिमम एज सिविल सर्विसेज का 23 इयर्स था। 1878 में 19 साल की उम्र कर दी थी। ये बात भी हमको नहीं समझ आ रही थी। हम खुद बीइंग कांग्रेस वी आर सेइंग की, अभी बात हुई थी ना यहाँ पे, वी आर सेइंग कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें हैं उसमें इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज होना चाहिए, और आप एज का रिडक्शन करके कोर्स को भी ग्रीक और ब्रिटिश बना रहे हैं, तो हमारा नंबर कब लगेगा? हमको ये नहीं पसंद है। तो वो तो ठीक है, अब वो हो गया सो हो गया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, मुद्दा ये था, सुना, जब आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर जुडिशरी का फ्लो चार्ट बनाया था, तो जुडिशरी के फ्लो चार्ट में हम लोगों ने सिविल और क्रिमिनल दो अलग अलग कोर्ट्स लिए थे। थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, मुझे ठीक ठाक याद है कि उसके बाद जब वो कॉर्नवालिस को लेकर बनाया था, फिर उसके बाद विलियम बेंटिक ने ये कर दिया था, फिर बीच के प्रोविंशियल कोर्ट्स चले गए थे। बेसिकली हिंदुस्तान में सदर निजामत और सदर दीवानी दो अदालत बन के तैयार हुए थे। हायरार्की में चल रहा था, नीचे मुस्लिम फबीन से लेकर ऊपर तक एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी का बहुत ही बढ़िया हो रखा था। हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुद्दा ये था बोर्ड पे कि 1859, 1860, 1861 सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी ये तीनों आया, हमको उसकी भी दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि 1864 में हाई कोर्ट्स आ गए, हमको उसकी भी दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसी अलाइनमेंट में हायरार्की करते करते ऊपर जज नीचे जज ये सब होने लगे थे। अरे 5 जज बनेंगे तो अलग अलग टाइप के रहेंगे। पता क्या हो गया था? इंडियन जजेस, अगर कोई इंडियन जज है जो बन गया जज, जस्टिस राणा डे टाइप, अगर उनके कट गरे में कोई यूरोपियन आया, ब्रिटिश भी नहीं है, यूरोपियन का मतलब यह है कि वो बंदा फ्रेंच भी हो सकता है, पोर्टुगीज भी हो सकता है। तो एक इंडियन जज के सामने अगर वो गलत पाया गया तो आप जजमेंट नहीं सुना सकते। सुप्रीमेसी ऑफ द यूरोपियंस, काय को ये मेरिट से आया, उसका डीमेरिट चल रहा है, तो ले नहीं 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 सुना सकते। तो इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी में बहुत बवाल हो गई थी, पर उसके बाद अच्छी बात यह था कि वो रिपील हो गया, एंड उसके बाद इंडियन जजेस वर अलाउड टू ट्राई एंड टू पनिश द यूरोपियंस इन दिस कंट्री। सो ये थर्ड इंसिडेंस था उस टाइम पीरियड का। चौथा है आर्म्स एक्ट। 1878 में कानून लाया था। इससे पहले ऐसा होता कि बंदूक रख सकते, अच्छा एक्ट है, बट इसमें था कि लाइसेंस रखने, वेपन रखने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंडियन को मिल रहा था। आज के दिन में बंदूक का लाइसेंस पुलिस कमिश्नर देता है या सूरत कलेक्टर देता है? हाँ, लाइसेंस ब्रांच देता है।
पुलिस है कि कलेक्टर देता है? पुलिस उस चीज को पूरा वेरीफाई करते हैं ना, हाँ, कि भाई वो ठीक है कि नहीं। उसमें अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द कलेक्टर भी लगता है। पहले क्या होता था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम चलता था। अल्टीमेटली मेरे कहने का तात्पर्य या तो एसपी हाँ बोलेगा या कलेक्टर हाँ बोलेगा, तो दोनों अगर उस टाइम पर ब्रिटिश के ही होंगे तो फिर कौन से इंडियन आर्म्स का लाइसेंस मिलेगा? अगर धीरे धीरे सारे यूरोपियंस के पास ही हो गया और इंडियंस के पास कोई भी आर्म्स नहीं हुआ तो सवाल तो पूछेंगे ना। सो इसीलिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर्म्स एक्ट कांट कीप लाइसेंस वेपन्स विदाउट लाइसेंस वाज अनफेयर। सेकेंड अफगान वॉर 1878 लिटन, इसको लेकर मैंने आपसे बात कर लिया था एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। इट वाज अगेंस्ट शेर अली। अब याद करो, बहुत पुराना नहीं है, यहीं से अफगान वॉर चालू किया था 1842। शेर सेकेंड अफगान वॉर 1878 अगेन शेर अली। और अभी हमने बात भी किया ना, स्टोरी वापस बात कर लेते हैं कि जब अफगान वॉर पढ़ा रहा था तब मैं यही बात कर रहा था। 1857 हुआ, 1858 हुआ, एक बंदा आके गया, दूसरा बंदा आके गया, सब इंडिया पे धीरे 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 करके राज करने लगे, सब बढ़िया चलेगा। लॉर्ड लिटन ही उनमें से एक थे जो यूं मुड़ के देखते और बोलते अरे वो अफगानिस्तान इतना पास, उसको नहीं लिया, क्योंकि बर्मा वाला तो आया नहीं है ना। 1878 के बाद 1885 में तो डफरिन आएगा, वो बर्मा लेगा ना, तो इस साइड तो अभी एक्सपांड होना बाकी है, तो वो अफगान वेंचर पे चले गए थे। 1841 और 42 का फर्स्ट अफगान वॉर तो हारे थे ना ब्रिटेन, सेकेंड वाला भी शेर अली के खिलाफ हार गए थे। तो हमको इस बात का दिक्कत नहीं था कि वो वॉर लड़ रहा है, इंडियन सैनिक इंडियन पैसा, काय को बर्मा के साथ भी तो यही होगा ना। अच्छा, इसमें अगला वही लिखा होना चाहिए, द थर्ड बर्मा वॉर बाय डफरिन। तुम इतना सारा सब कुछ लिए, ये वो लिए, लोअर बर्मा लिए, कोस्ट लिए, उसका लकड़ा लिए, उसका रूट लिए, सब कुछ लिए, तो उसमें इंडिया वालों को क्या मिला? कुछ नहीं, सब कुछ ब्रिटेन चला गया, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया से लेकर सारे पोर्ट्स वगैरह से लेकर। ऊपर से बर्मा वाले हमको बोल रहे भैया अब हम भी एनेक्स टू इंडिया हो गए। वाई वाई? थर्ड बर्मा वॉर 1885 का कारण क्या था? Just because the French was allowed by the king, the name of the king, Bodpaya. Are you sure? आपस में कॉन्फर्मेशन का कोई महत्व नहीं है, बोर्ड पे देखते, बस 3 पेज ही पहले है। एनीवेज, फ्रांस के साथ जस्ट बिकॉज बर्मा ने ट्रीटी कर ली तो इतना ईगो में आ गया कि वॉर लड़ लिया हमारे पे। तो ये इवेंट का पार्ट तो बनेगा ना। आप एक चीज का रखना कि मैं जितने भी इवेंट्स को लेकर बात कर रहा हूं वो वैसे 1885 के नहीं है, मतलब 1860s ऑनवर्ड्स है। तो 1860s से लेकर 1905 तक के सारे इवेंट्स को लेकर बात कर रहा हूं। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लड़ लिए तो लड़ लिए दोस्त। फिर उसके बाद जो उसके बाद वाले इवेंट को लेकर बात हुई है, प्लेग इन पूना, किलिंग ऑफ चार्ल्स रैंड एंड अरेस्ट बाय द चापेकर ब्रदर्स। उसमें खाली लिख कर छोड़ देना, जैसे 3 चापेकर ब्रदर्स थे, आप नाम लिख सकते बेसिकली कि उसमें मैटर क्या था, मतलब मैटर तो समझ आएगा ही। दामोदर बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर, दामोदर बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर, उन लोगों ने बेसिकली जो चार्ल्स रैंड और अरेस्ट, दामोदर बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर आर द 3 ब्रदर्स। वहां आप लिख के छोड़ सकते डिपोर्टेशन विदाउट ट्रायल, डिपोर्टेशन विदाउट ट्रायल, उनको डिपोर्ट कर दिया, कानून का कोई लेना देना नहीं। तो उनका यही कहना था कि भाई व्हाई समथिंग लाइक दिस, इट इज अगेंस्ट द लॉ। हाँ भाई, उसके बाद अगला लिखा है 1861 काउंसिल्स एक्ट, 1892 काउंसिल्स एक्ट। 1861 हमने पढ़ा है बोर्ड पर। 1861 को देखने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि हमको इसमें क्या मिला। गेस कर, अगर 1891 का काउंसिल्स एक्ट आएगा, प्लीज समझते हैं, 1891 का काउंसिल्स एक्ट आएगा
और 1885 में कांग्रेस बना है, तो 6 साल बाद एक्ट आएगा, क्या मांगेगा कांग्रेस? रिप्रेजेंटेशन काउंसिल्स में, रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पर, ऑफिशियल्स में, नॉन ऑफिशियल्स में। आपको लगता है ब्रिटेन इंटरेस्टेड है? मुझे भी नहीं लगता इंटरेस्टेड है। और 6 साल में प्लान क्या है कि हम कैसे भी करके इस बात को समझे करें कि क्या हो सकता है। कोई भी ऐसा है जो ठंड से मर रहा है? ओके, मूविंग अहेड। काउंसिल्स एक्ट 1892 उधार है, मैं पढ़ा दूंगा। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। हमने 1896 फैमिन इन इंडिया 45 लाख पीपल डाइड। ये जब फैमिन पढ़ रहे थे तब मैंने फैमिन की एक लिस्ट बताई थी, यही वो 1896 का टाइम पीरियड है। अब आप सोच के देखो, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया है, फैमिन हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। आप उसके पहले देखोगे तो मैंने आपको पंजाब का फैमिन बताया था, इधर उधर का बड़ा 45 लाख पीपल इन अ कंट्री डाइंग जस्ट बिकॉज people don't have food. What is the major occupation of the people living in that country? Agriculture. Irony. क्या उगाते भाई साहब? चावल। ये कैसे मर गया भूख से? तो वो चावल कहाँ है जो उगाए थे? वो ले गए, तो उसका पैसा तो दिए होंगे नहीं? सही है। तो वो बर्दाश्त के बाहर हो गया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये थोड़ा रिग्रेसिव है, बट 12 साल से कम की उम्र की बच्चियों को शादी करना अलाउड नहीं है का कानून पास हुआ था। तब इंडियन कल्चर में बाल विवाह होता था। तो ऐसा हो गया था कि वो 12 साल की उम्र का मापदंड कैसे लेकर आए कि उससे कम की उम्र के बेटियों बच्चियों की शादी नहीं हो सकती। तो ठीक है, टाइम टाइम की बात है। उसके अलावा दो तीन रिवोल्ट लिख रखे, जैसे एक है 1879 का रामोसी पीसेंट रिवोल्ट बाय वासुदेव फलवंत फाड़के। उस टाइम पीरियड में उन्होंने मतलब काफी नाम कमाया था, जस्ट बिकॉज लोकल लेवल पर वो ब्रिटिश के खिलाफ एक रिवोल्ट करने में कामयाब हुए थे। जैसे आप अगर कभी रांची जाएंगे तो जैसे बिरसा मुंडा, अ ट्राइबल फ्रॉम झारखंड, एंड 1900 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ट्राइबल मूवमेंट बहुत अच्छा लेकर आए थे। जैसे वासुदेव बलवंत फाड़के और बिरसा मुंडा को लेकर मैं इसीलिए बात करता हूं बिकॉज रूरल एरियाज में, ट्राइबल रीजन्स में आज भी उनमें वो आग जो 1857 के पहले की थी कि हमको ब्रिटिश नहीं चाहिए, ब्रिटिश के खिलाफ। कांग्रेस को कैसा लगेगा? सही है, हमको लग रहा था हम ही कर रहे, तुम भी कर रहे हो, वाओ, नॉट बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक अच्छा था। अच्छा, यहां पर दो तीन चीजें तुमको लिखनी पड़ेगी। 1904 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बाय कर्जन, ही वांटेड टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस। खाली ये बता के चल रहा हूं, स्टोरी में भी आएगा। 1904 में देखो, 1878 की स्टोरी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो उसके तहत तो आप इंग्लिश हिंदी नहीं कर सकते। फिर रिपॉन साहब आए, तो रिपॉन साहब ने बोला, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो इस काम को अंजाम देते हैं। 1904 में कर्जन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या कर दिया कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज होगी, ये सारी चीजें होंगी, अगर ये प्रेस में चला गया तो ये हम लोग प्रेस वालों को ये बोल देंगे कि आपको ये सब चीजें लिखना करना अलाउड नहीं है। तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का जत्था ऑफिशियल प्रेस एक्ट के अंदर डाल दिया। अब मुद्दा यह था कि हम लोग तो अपने अखबारों में सबसे ज्यादा यही चीजें लिखा करते थे ना, तो इससे कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। तो हमको इस बात से था कि क्यों आप कुछ कर रहे हैं तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट क्यों बोला जा रहा है? उसको ओपन सीक्रेट रखो, सबको पता होना चाहिए आप क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे हैं। कर्जन को इस बात से थोड़ी दिक्कत तो थी। और इसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे स्टोरी में ये बात खाली रह गई है। 1902 में उन्होंने रेलिग करके कमीशन बिठाया था, सुनो, एयर कंडीशन का रिमोट, I may also need it. Now I'll do the needful, don't worry.
ये वाला कि ये वाला? बंद कर दो, बंद कर दो। आ जाओ, सुनो सुनो सुनो। 1902 में रेलिक कमीशन बिठाया गया था। इस कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि प्लीज आप बताइए ना कि यूनिवर्सिटीज में बहुत विद्रोह होने लग गया है। स्टोरी में मैं पक्का बताऊंगा। हिंदुस्तान में 1905 में एक रिवोल्ट होगा। पता है उस रिवोल्ट के लीड कौन करने वाले हैं? स्टूडेंट कम्युनिटी। जब लॉर्ड कर्जन 1903-4 में, 1901 में, 1900 में उनको क्या दिखने लगेगा पता है? ये यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ने जाते हैं कि क्रांतिकारी बनने जाते हैं। क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे बैठ बैठकर हिंदुस्तान की आजादी के ही कुछ तो सिस्टम बनाया करते थे। तो उस चक्कर में उन्होंने 1902 में रेलिक कमीशन बिठा, उस रेलिक कमीशन को यह बोला था कि कैसे भी मेरे को यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में कैसे चलाना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो क्रांतिकारियों का गढ़ हो रहा है। इस कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसके तहत लॉर्ड कर्जन ने 1904 में यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया। उस यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी था उसका पूरा का पूरा जितना भी लिबर्टी था उसको कर्ब कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि यहां पर अगर विद्रोह हो रहा है यहीं पर काट देंगे तो ये पनपेगा नहीं। तो आप वहां पर प्लीज लिख के छोड़िए, अगर आपके में लिखा है यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, वहां लिख के छोड़िए ड्यू टू रेलिक कमीशन 1902। ड्यू टू रेलिक कमीशन 1902। दो चार चीजें और बता रहा हूं, प्लीज वो भी लिखना पड़ेगा। लिखिए एंड्रयू फ्रेजर कमीशन। लिखिए एंड्रयू फ्रेजर कमीशन 1902 by Lord Curzon. Andrew Fraser Commission 1902 by Lord Curzon, also known as Police Commission. Also known as Police Commission. बराबर? दो और लिख दुरंद कमीशन। दुरंद कमीशन 1893 by Lord Lansdowne. Anybody has heard of this name? It's a beautiful hill station. इनके नाम पे है। दुरंद लाइन को लेकर क्या जानते हैं आप में से कोई? थैंक यू। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। टेक्निकली ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये मतलब ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये दुरंद लाइन है। तो बेसिकली आज जो दुरंद लाइन है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और जो पहले थी क्योंकि ये था ही नहीं और ये था ही नहीं तो वो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में था। तो लिखना दुरंद कमीशन 1893 by Lansdowne. It is the line between Afghanistan and Pakistan of today. It is the line between Afghanistan and Pakistan of today. एक अच्छा वाला लिखना, खाली एग्जाम के लिए है, ये बुरा नहीं है। लिखना हंटर कमीशन 1882। हंटर कमीशन 1882 by Lord Ripon. by Lord Ripon. उसमें लिखना हंटर कमीशन 1882 by Lord Ripon. recommendation on primary and secondary education. recommendation on primary and secondary education. और उसी के तहत लिखना पंजाब यूनिवर्सिटी 1882
पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 और उसके तहत लिखना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। तो बेसिकली रिपॉन साहब के थ्रू जब ये हंटर कमीशन बैठा था, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज के दिन में 1887 की है। ये अच्छा था, इसका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट हम दो चार कमीशंस देख रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में टेस्ट वेस्ट में पूछ लेंगे, फ्रेजर, एंड्रयू, रेलिग, हंटर, तो पता होना चाहिए कि ये इसी टाइम के हैं। कोई पुलिस का काम, पुलिस कमीशन का काम कर रहा है, कोई बाउंड्री का काम कर रहा है, कोई एडुकेशन के रिफॉर्म के लिए काम कर रहा है। ये सब अलग अलग टाइप के कमीशन है। ये फैक्चुअल चीजें हमको हिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ता है। फिर अब अच्छा एक और लिख के छोड़ना, जैसे लिख पुलिस एक्ट 1861, लिख पुलिस एक्ट 1861 अमेंडेड 1895, अमेंडेड 1895। ऐसा है। तो बेसिकली हम जो अभी बात कर रहे हैं उसमें हमने, बोर्ड पे प्लीज, 1887 के बाद ब्रिटिश, इंडिया, इंडिया का न्यू इंडिया, इंडिया में नेशनलिज्म, बिफोर आईएनसी, आईएनसी का फॉर्मेशन, और 1905 के पहले जो भी रैंडम लेवल पर इवेंट्स हुए वो। अब इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम 1905 ऑनवर्ड्स उस प्रोसेस को शुरू करेंगे। थैंक यू।